हेलो स्टूडेंट्स, अपने स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का 12वीं क्लास का चैप्टर उपसहसंयोजक यौगिक। 9वां चैप्टर है। तो उपसहसंयोजक चैप्टर का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं परिभाषा अनुसार कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य किसी परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध से बंधित हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। नाम से स्पष्ट है, इसमें नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। और इसके अनुसार ऐसे यौगिक जिनमें कोई धातु जो है वो किसी अन्य के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगी, तो वह यौगिक क्या कहलाएंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। अब जैसे उपसहसंयोजक यौगिक का एग्जांपल है K4 FeCN6। एक उपसहसंयोजक यौगिक है। इसकी पहचान, उपसहसंयोजक यौगिक की पहचान सीधी सीधी है। मुख्यतः जो होल ब्रैकेट है वो किसी यौगिक में मिले तो जो यौगिक है वह होगा उपसहसंयोजक यौगिक। अब ये उपसहसंयोजक यौगिक जो है कहाँ से? उपसहसंयोजक यौगिक योगात्मक यौगिकों का एक प्रकार है। अब पहले योगात्मक यौगिक क्या है? तो योगात्मक यौगिक की परिभाषा होगी कि जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को आणविक अनुपात में मिश्रित कर वाष्पित किया जाता है तो हमें एक नवीन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे हम योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब इसमें परिभाषा में दो तीन शब्द आए हैं। जैसे योगात्मक में दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक, स्थायी प्रकृति के अंदर स्थायी होना चाहिए, विघटन नहीं होना चाहिए उनका। जैसे पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, K2SO4 का क्लोराइड, फेरस सल्फेट है, FeSO4। ये यौगिक है स्थायी यौगिक है, सरल। अब इन दो या दो से अधिक, कम से कम दो होने चाहिए, इन दोनों को आणविक अनुपात में लेकर वाष्पित यानी जल का योग करवाना, जल के योग के साथ मिलाओगे तो निर्माण हो जाएगा योगात्मक यौगिक का। जैसे योगात्मक यौगिक का एग्जाम्पल का निर्माण करें तो K2SO4 प्लस एक यौगिक तो ये ले लिया, दूसरा यौगिक आप ले लो Al2SO4 का होल ट्राइस। वाष्पित करवाना है तो 24 जगह होंगे। अब आगे निर्माण किसका होगा? ये तो है दो सरल यौगिक, इनका वाष्पीकरण करवाओगे, आणविक अनुपात में ये एक अनुपात एक के अंदर है, इनके आगे जो भी कुछ लिखा होता है संख्या वो इनके स्टाइकियोमेट्रिक अनुपात होगा इनका। अब आगे यौगिक बनेगा कैसे? तो प्लस जो है इसको घटाएंगे और सेम में से है K2SO4 प्लस कितने दो, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O। तो इसका नाम है फिट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2। नाम है इसका फिट। घरेलू उपयोग है पानी के शुद्धिकरण। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल इसका है मोहर लवण। अब मोहर लवण का निर्माण है तो एक आप लोगे FeSO4, एक अपने लेंगे अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6 जल के अणु योग और निर्माण होगा मोहर लवण का। सीधी सी बात, प्लस है उसके बाद डॉट लगाना है, आगे यौगिक बनेगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। नाम है इसका मोहर लवण। नाम है इसका मोहर लवण। अब मोहर लवण जो है ये और फिटकरी दोनों एक योगात्मक यौगिक है। योगात्मक यौगिकों के अंदर प्रकार है दो, एक तो जालक यौगिक है, एक सक्रिय।
अब ये जो यौगिक है एक फिक्सरी है और एक है मोहन लोहान। ये जालक यौगिकों में से हो गई या संकुल यौगिक में से। तो संकुल यौगिक जो है इसी का दूसरा नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक। और जालक यौगिक जो है इसका दूसरा नाम है संकुल यौगिक की दूसरा नाम उपसहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक की पहचान पहले बता चुका हूं कि वो ब्रैकेट जिसके अंदर बड़ा ब्रैकेट रहेगा वो यौगिक कौन सा होगा, उपसहसंयोजक यौगिक। तो इन दोनों के अंदर ना तो इसमें न इसमें होल ब्रैकेट नहीं आया, इसलिए ये उपसहसंयोजक या संकुल यौगिक है। इनकी कौन सी होगी, जालक यौगिक ये दोनों है। अब इन दोनों के अंदर अंतर ये होता है कि जालक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं परंतु जलीय अवस्था में अस्थायी। अब जलीय अवस्था में अस्थायी होते हैं तो जालक यौगिकों को जलीय मीडियम के अंदर या जल के अंदर अपने डालेंगे तो उसके अंदर विघटित हो जाएंगे या घुल जाएंगे। अब अपने को पता है फिटकरी जो है इसे जल में डालने पर ये जल में घुल जाती है। अब जल में घुल जाती है तो ये है जलीय विलयन में क्या है, अस्थायी। अब जालक यौगिक जो है ये जलीय विलयन के प्रति अस्थायी है। तो जलीय विलयन में यह जिन तत्वों से मिलकर बना होगा उन सभी का या आयनों का यह परीक्षण देगा। जैसे फिटकरी है K2SO4 और N2SO4 का ट्वाइस 24H2, इसे जल में डालेंगे तो ये घुलकर किन आयनों का परीक्षण देगी। इसमें जितने भी आयन बनेंगे उन सभी आयनों का यह परीक्षण देगी। जैसे एक तो आपके पास इसने यूज लिया था K2SO4, तो K2SO4 जो है इसे जोड़ा जाएगा, एक तो बनेगा K पॉजिटिव और एक साथ में बनेगा SO4 नेगेटिव। Al2SO4 का होल ट्राइस है Al2SO4 का होल ट्राइस, इसे तोड़ोगे तो एक तो बनेगा Al पॉजिटिव 3, एक क्या बनेगा SO4 नेगेटिव 2। अब ये तोड़े बन जाते हैं, आवेश की स्फटिका है जिसमें K2 है। तो इस पहला जो यौगिक है ये पोटेशियम आपको पता है और इस SO4 को आप सल्फेट बोलते हो। तो K के पैर में जितना आवेश है उसे दूसरे के ऊपर माइनस में लगाना है और दूसरे के पैर में जितना आवेश है SO4 के पैर में आवेश 1 है वो पहले के परसेंट। तो SO4 के पैर में 1 है तो 1 इसके प्लस में लिखो जाएगा, इसमें 2 है तो ये इसके ऊपर जाएगा माइनस में तो -2। सेम इसी के अंदर SO4 इसके होल ट्राइस पैर के अंदर 3 है तो 3 जो है इस Al के ऊपर आएगा वो भी पॉजिटिव लगा दिया। इसके ऊपर -2 इसलिए लिखा है कि Al के पैर के अंदर 2 है, ये जाएगा दूसरे के ऊपर माइनस में, ये तो माइनस में आएगा। तो ये सल्फेट हो गए, ये पोटेशियम है, ये दोनों सेम है तो इनमें से एक बता दो। ये जो फिटकरी है उसे जल में घोलेंगे, ये 3 प्रकार के पोटेशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, सल्फेट आयन, इन तीनों का परीक्षण ये देंगे। अब ये जल है इसे नहीं बता देंगे क्योंकि जल में तो घुलेंगे, इसके आयन हमने नहीं बता। सेम यही है FeSO4 और NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2, इसे जल में घोलोगे या इसका विघटन जब होगा तो यह कौन से आयनों का परीक्षण देगा। तो पहले FeSO4 को तोड़ो, SO4 जो है इसके पैर के अंदर आवेश 1, इसके पैर में भी 1, लेकिन Fe जो है वो या तो +2 में होता है या +3। +2 या +3 में से एक लगाना है तो अपने को पता है SO4 जो है इस पर आवेश हमेशा दिखाता है -2। तो SO4 तो बन गया एक SO4 -2, तो अपने आप इसके ऊपर दिखाएगा Fe पॉजिटिव 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो दोनों के पैर में एक आएगा, 2 तो ये बन गई। अब आगे वाला है NH4 का होल ट्वाइस, ये ट्वाइस जो है 2, ये SO4 के ऊपर चला जाएगा, माइनस के अंदर 2 लगेगा SO4 -2 और इसके पैर में एक संख्या जो यहाँ आएगी NH4 पॉजिटिव, तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन।
SO4 के लिए कार्बोनाइड है। तो ये जो मोहर लवण है ये 3 प्रकार के आयनों का फ्रिक्शन देगा। अब मोहर लवण जो है क्या, किसमें उपयोग होता है? यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक के तौर पर काम आता है। अपचायक के तौर पर फिटकरी जो है किसमें आती है? पानी के शुद्धिकरण में। अपचायक जो है वो क्या, अपचायक किसी दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीकरण, और खुद का उसका क्या होता है? अपचय। इसके बाद है संकुल यौगिक हो गया, जालक यौगिक। जालक यौगिक बता दिया। इसके बाद संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक के अंदर इसके अंदर बताया कि ये ठोस अवस्था में स्थायी, जलीय विलयन में अस्थायी। तो इसके अंदर लिखेंगे ये जलीय विलयन और ठोस दोनों अवस्थाओं में स्थायी होता है। और दोनों अवस्थाओं में स्थायी है तो जो संकुल यौगिक है इसे जल में डाला जाएगा। संकुल यौगिक का ये एक एग्जांपल ये है, इसे जल में डालोगे तो यह आयनिक नहीं होगा। आयनिक होगा लेकिन इस जो ब्रैकेट के बाहर वाला जो भाग है सिर्फ वही आयनिक होगा, अंदर से कभी भी आयनिक नहीं होगा। इसके बाद कुछ मुख्य बताते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर एग्जांपल जैसे अपने पास था K4 FeCl6। इसके अंदर एक तो है केंद्रीय धातु। कुछ मुख्य पद या परिभाषाएं बोल सकते हैं। ये उपसहसंयोजक यौगिक है, इसके अंदर जो उपयोग में आएंगे मुख्य नाम। सबसे पहले है केंद्रीय धातु परमाणु। अब धातु परमाणु की पहचान परिभाषा तो अलग है। सबसे पहले पहचान देख लो। पहचान के अंदर है जैसे ये यौगिक देखते हैं K4 FeCl6, तो जो ब्रैकेट वाला भाग है उसके अंदर जिसकी संख्या कम हो या जो डी ब्लॉक का तत्व हो, जैसे इसमें एक तो CN साइनाइड है और ये क्या है? Fe एक डी ब्लॉक का तत्व है। तो डी ब्लॉक का या तत्व होना चाहिए या इसकी संख्या कम। इन दोनों में से इसकी संख्या 6, इसकी 1, तो केंद्रीय धातु परमाणु इस यौगिक में कौन हो गया? Fe। अब इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा से उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर आई थी वैसी है। उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा बताई थी कि ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु, ये भी आपके पास केंद्रीय धातु परमाणु है, परिभाषा थी ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अन्य किसी साइनाइड जो है आयन हो गया, अन्य किसी आयन या परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो केंद्रीय उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसी परिभाषा के अंदर नाम आया केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित थी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी उपसहसंयोजक यौगिक में वह परमाणु जो अन्य के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो लोन पेयर ग्रहण करती है, न कि देती है। तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो Fe है, इसको आपने बोला है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो Cn है इसे अपने बोलेंगे लिगैंड। इसके बाद दूसरा नाम आपका आएगा केंद्रीय धातु परमाणु के बाद लिगैंड। तो ये तो केंद्रीय धातु परमाणु Fe होगी, और ये जो Cn और ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा जितने भी अन्य सदस्य होंगे सारे के सारे क्या होंगे? लिगैंड। तो Fe के बाद ये तो धातु होगी, ये है लिगैंड। अब लिगैंड जो है इसमें इसका नाम है Cn साइनो। साइनो जो है इसके ऊपर आवेश कितना होता है? -1। केंद्रीय धातु परमाणु होगी लिगैंड। अब लिगैंड जो है ये तो लोन पेयर देने का काम करेगा और धातु जो है लोन पेयर ग्रहण करने का कार्य करेगा। अब धातु कौन सी धातु लोन पेयर ग्रहण कर सकती है? जैसे Fe जो है ये लोन पेयर ग्रहण करेगा। ग्रहण इसलिए करेगा क्योंकि इसके अंदर लगभग समान ऊर्जा वाले खाली कक्षक
उपस्थित होते हैं। फेरस जो है यदि किसी परमाणु या धातु के अंदर खाली कक्षक उपस्थित होंगे तभी तो वो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब उपसहसंयोजक बंध जो है वो तीर के द्वारा दर्शाया जाता है ऐसे। तीर का मतलब है कि इसमें एक ही सदस्य के दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, दूसरे के नहीं लेते। अब जैसे Fe है, इसमें FeCN एक लिगैंड है तो Cn नाइट्रोजन के ऊपर आवेश है -1, तो ये माइनस नाइट्रोजन जो है कार्बन पर आएगा आवेश साइनाइड के अंदर, तो ये माइनस जो है ये लोन पेयर के रूप में इसे फेरस को दिया जाएगा और देकर यहाँ पर एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। तो जो देता है वो तो क्या है, दाता, जो लेता है वो क्या है, ग्राही। तो केंद्रीय धातु जो है ग्राही के रूप में कार्य करेगी, जबकि साइनाइड या लिगैंड जो है दाता परमाणु के रूप में कार्य करेगा। अब आगे है लिगैंड परमाणु का प्रकार, यानी लिगैंड कितने प्रकार के हैं। अब लिगैंड के प्रकार है लिगैंड के प्रकार। लिगैंड के प्रकार सबसे पहले है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड के प्रकार। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर सबसे पहले लिगैंड का नाम आएगा एक तंतुक लिगैंड। एक तंतुक लिगैंड या इसे बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगैंड। एक तंतुक लिगैंड के अंदर जिसकी तंतुता जो है वो कितनी होनी चाहिए, एक, यानी कि दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, दाता परमाणु कितने होंगे इसमें, एक। जैसे एग्जाम्पल है जितने भी हैलोजन होंगे X, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सारों के ऊपर एक तो माइनस आवेश आएगा, दूसरा ये एक तंतुक लिगैंड है, क्योंकि माइनस जो है लिगैंड कौन सा है, लिगैंड वह होगा इस पर या तो माइनस का चिन्ह होगा या जिसके पास लोन पेयर होंगे। तो इन फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी है और माइनस आवेश भी है, तो ये एक तंतुक लिगैंड होंगे। एक तंतुक लिगैंड के एग्जांपल जैसे और है H2O जल है। अब जल का सूत्र ऐसे बनाएंगे H2O है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक दो इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक डॉट जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर या लोन पेयर को बोलेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसके ऑक्सीजन के पास कुल दो लोन पेयर और दो इसमें बंद बना रखे हैं। अब जिसके पास लोन पेयर होगा वो दाता परमाणु होगा। अब लोन पेयर जो है यह देकर किसको देगा, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो केंद्रीय धातु परमाणु को यह ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर देकर उपसहसंयोजक बंध बना सकती है। तो देने वाले कितने इसमें, एक सिर्फ ऑक्सीजन के पास है, एक है, तो इसकी घनत्वता जो है कितनी होगी, एक, यानी दाता परमाणु इसमें कितने हैं, एक। तो जिसमें दाता परमाणु एक होंगे वो कौन से के अंदर आएगा, एक तंतुक लिगैंड। इसके और एग्जांपल है जैसे अमोनिया हो गया NH3, तो अमोनिया भी सेम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो सिर्फ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो दान कर सकता है केंद्रीय तंतु परमाणु को, एक है तो इसकी तंतुता जो है कितनी होगी, एक, यानी एक तंतुक लिगैंड। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, एजाइड है, NH2 नेगेटिव है, और भी एक तंतुक लिगैंड के
कुछ एग्जाम्पल मुख्य बता दें। इसके बाद एक तंतु के बाद आता है 2 नंबर द्वितंतुक लिगेंड। द्वितंतुक लिगेंड जैसे इसमें दाता परमाणु की संख्या के आधार पर है, एक तंतु तो दाता परमाणु 1, द्वितंतु तो दाता परमाणु 2। तो दाता परमाणु 2 वालों के अंदर एग्जाम्पल जैसे है, सबसे पहले एग्जाम्पल आएगा द्वितंतु में एथिलीन डाइएमिन एथिलीन डाइएमिन। अब एथिलीन डाइएमिन जो है इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? सबसे पहले याद रखना है एथिलीन है CH2 इन दोनों की एक वैलेंसी जो है खाली। तो ये हो गया आपके पास एक एथिलीन लिख लिया। अब आगे बोलना है डाइएमिन, और एमिन अपने बोलेंगे NH3। अमोनिया जो है इसे एमिन बोलेंगे। अब इसमें एक वैलेंसी खाली है तो इसमें भी एक वैलेंसी इनकी खाली करनी पड़ेगी। NH2 एक वैलेंसी खाली, ये जो एक वैलेंसी खाली है इस वैलेंसी के साथ जोड़ो NH2 और सेम यहाँ पर NH2। नाम है एथिलीन, तो ये रहा एथिलीन 2 कार्बन, डाई मतलब 2 एमिन NH2 ये रहा दूसरा, तो ये हो गया एथिलीन डाई। प्रत्येक अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी। तो कुल दाता परमाणु इसमें कितने हैं? 1 और 1 2। दाता परमाणु 2 है तो कौन सा लिगेंड हो गया? द्वितंतुक लिगेंड। दाता परमाणु बराबर 2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हो गया ऑक्सलेट। ऑक्सलेट इसको OX लिखते हैं। ऑक्सीलेटो जो है इसका संरचना सूत्र C⋯O O नेगेटिव O नेगेटिव। अब इसके अंदर दाता परमाणु जो कितने होंगे? 2, क्योंकि एक तो ये इसके पास नेगेटिव है, एक इसके पास नेगेटिव। अब लोन पेयर में देखेंगे सिर्फ नेगेटिव देखेंगे इन ऑक्सीजन के पास, 2 के पास है कि नेगेटिव, तो ये भी दाता परमाणु है, ये भी है, तो दाता परमाणु की संख्या होगी 2। तो ये एग्जांपल किसमें आ गया? द्वितंतुक लिगेंड। इसके बाद एग्जांपल है ग्लाइसिन। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का सूत्र है CH2 C⋯O O नेगेटिव NH2। तो इसमें ग्लाइसिन में एक तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है और एक नाइट्रोजन के पास लोन है, तो ये दोनों एक बनते हैं। एक तो ये हो गया दाता परमाणु नाइट्रोजन और एक दाता परमाणु हो गया ऑक्सीजन। कुल दाता परमाणु की संख्या होगी 2। तो लिगेंड किसमें आ गया? द्वितंतुक लिगेंड। अब इसके अंदर लिगेंड जो है इनकी दंतुकता भी याद रखनी है कि कौन से एग्जाम्पल की दंतुकता कितनी है और कौन से एग्जाम्पल की दंतुकता है दाता परमाणु कितनी है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर 2 है तो द्वितंतु के जितने एग्जाम्पल होंगे तो दाता परमाणु की संख्या 2 होगी। आवेश याद रखना पड़ेगा कि किसी के अंदर आवेश है तो कितना है। जैसे ऑक्सीलेटो के अंदर माइनस में आपको OX आवेश जो है इसके ऊपर कितना है -2, तो ये ऑक्सीलेटो है, आवेश माइनस 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 में 2। ग्लाइसिलेटो जो है इसमें आवेश होता है -1। ये माइनस आवेश जो है ये उपयोग किसमें आएगा? ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में। उपसहसंयोजक आगे आएगा, उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, और उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण के अंदर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी साथ में लिखी जाती है। इसलिए जितने भी लिगेंड है, लिगेंड के अंदर उन पर जो आवेश होता है वो याद करना पड़ेगा। ये बुक के अंदर साइन में दिया हुआ है कितने कितने आवेश है इनके अंदर, वैसे मैंने इनमें बता दिया। इसके बाद द्वितंतुक लिगेंड हो गया। द्वितंतु के बाद आगे
दंतुकता बढ़ेगी और तो त्रिदंतुक लिगैंड आ जाएगा। आगे तीसरा पार्ट है त्रिदंतुक लिगैंड। तो त्रिदंतुक लिगैंड के अंदर दाता परमाणु जो है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3। दाता परमाणु बराबर 3। द्विदंतुक लिगैंड के अंदर एग्जांपल था एथिलीन, डाइएथिलीन। अब त्रिदंतुक लिगैंड जो है इसमें एग्जांपल याद रखना है। एथिलीन इसमें एक था और एमिन इसमें 2 थे, तो इसमें एक एक जोड़ दो। एथिलीन एक है तो यहाँ कर देंगे डाइएथिलीन, और यहाँ डाई है तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ट्राई एन। संरचना सूत्र से उसी की तरह बनाए। इसमें एग्जांपल में संरचना सूत्र बनाया था CH2 दोनों की एक एक वैलेंसी खाली थी जिस पर NH2 जोड़ा था एक। ये आपके पास एथिलीन एक ही है, सेम इसके अंदर करेंगे। पहले एथिलीन जो है वो कितने बनाने हैं? 2। इसमें तो एक था, ये तो इसमें 2 एथिलीन बनाने हैं। एक तो ये रहा CH2 दोनों की वैलेंसी खाली। दूसरा एथिलीन की संख्या कितनी है? 2, तो दूसरा एथिलीन और बनाएंगे CH2 दोनों की एक एक वैलेंसी खाली। एमीन कितने जोड़ने, यानी NH2 या NH3 या NH कितने जोड़ने? 3। वो तो वैलेंसी पर डिपेंड करता है, एक वैलेंसी, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जोड़ने कितने? 3। तो एक तो यहाँ जोड़ दो NH2, दूसरा यहाँ जोड़ दिया NH2, तीसरा बचा NH जो है वो कहाँ जोड़ेंगे? दोनों के बीच में। तो नाइट्रोजन की अधिकतम वैलेंसी कितनी कर सकते हैं हमने? 3, इसलिए यहाँ पर आएगा NH। नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ बन गए, दूसरा और तीसरा, तो 3 बंद हो सकते हैं, इसलिए ये हो गया डाइएथिलीन ट्राइएमीन। अब इसमें प्रत्येक नाइट्रोजन के ऊपर एक एक लोन पेयर है, तीनों के पास एक एक लोन पेयर है, तो ये एग्जांपल कौन से हो गया? त्रिदंतुक लिगैंड। इसी प्रकार इसके बाद कौन सा आएगा? चौथा चतुर्दंतुक लिगैंड। चतुर्दंतुक लिगैंड दंतुकता 7 में कितनी बात? दाता परमाणु संख्या कितनी होगी? 4। तो सेम इसमें एक और बढ़ा दो, डाइएथिलीन ट्राइएमीन है तो इसकी जगह कर दो ट्राइएथिलीन टेट्रा एमीन। एमीन जो है इसकी संख्या 4 होगी, एथिलीन की संख्या कितनी होगी? 3। एथिलीन सबसे पहले 3 बना लो, CH2 1, CH2 2, CH2 3। अब आपको एमीन जोड़ने 4, तो सबसे पहले एक NH2, दूसरा सबसे लास्ट में NH2, और 2 बचे जोड़ने के बीच में NH, और यहाँ भी क्या आएगा? NH। ये हो गया ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। तो 4 नाइट्रोजन है, तो चारों के ऊपर एक एक लोन पेयर है, 4 एक एक लोन पेयर होंगे, तो दाता परमाणु की संख्या है 4 दाता परमाणु की संख्या है, तो लिगैंड इसमें आ गया चतुर्दंतुक लिगैंड। इसके बाद 5 नंबर जो है लिगैंड के प्रकार के 5 नंबर है पंचदंतुक लिगैंड। पंचदंतुक लिगैंड दाता परमाणु की संख्या हो गई कितनी? 5। दाता परमाणु हो गए 5। एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है? नाम तो याद रखना है। एग्जाम्पल है EDTA -3। EDTA की फुल फॉर्म है, E से बनेगा एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन
डाइमीन। टी से यदि ऊपर संख्या 3 है तो टी से बनाएंगे ट्राई और ए से बनाएंगे एसीटेटो। एथिलीन डाइमीन ट्राई एसीटेटो। सबसे पहले क्या बनाना है एथिलीन, तो एथिलीन ये रहा CH2 एक एक वैलेंसी खाली। इसके बाद लिखा हुआ है डाइमीन। डाइमीन यानी कि नाइट्रोजन NH2 या N एक एक वैलेंसी पर नाइट्रोजन लगा दिया, सेम NH2 ये हो गया। एथिलीन ये रहा, डाइमीन दो NH2 लगा दिए दो, फिर है ट्राई एसीटेटो। तो एमीन जो है इनके साथ जो हाइड्रोजन है, ट्राई का मतलब 3, तो 3 हाइड्रोजन हटाओ तो 3 की जगह लगाना है एसीटेटो। अब एसीटेटो क्या है? एसीटेटो है एसिटिक एसिड जो है उसका आयन। एसिटिक एसिड होगा आपके पास CH3C++OOH। अब यहाँ से H जो है पॉजिटिव के रूप में निकलेगा तो ये पीछे बनेगा CH3C++ नेगेटिव। तो ये है आपके पास एसीटेटो। तो यहाँ पर CH3C++O O नेगेटिव, सेम CH3C++O नेगेटिव। 3 लगाने हैं तो यहाँ आ गया CH3C++O नेगेटिव। इसका नाम हो गया एथिलीन। मेरा इसमें डाइमीन दो नाइट्रोजन के लिए ट्राई एसीटेटो 3 एसीटेटो लगा दिया। अब इसके अंदर दंतुता इसकी कितनी, आपने लिखा है पंचदंतुता के अंदर, तो दंतुता 7 है, 5 से दिखाई देंगे। एक पे होगी -1, दूसरा -2, तीसरा -3, तो माइनस की होगी। चौथी इस नाइट्रोजन के पास लॉस है, पांचवी इस नाइट्रोजन के पास लॉस है, तो दंतुता इसकी कितनी होगी 5। इसके बाद एक लास्ट बचा है पंचदंतु के बाद आएगा षट्दंतु लिगैंड, जिसकी दंतुता होगी 6। नंबर है षट्दंतु लिगैंड। अब दाता परमाणु जो है वो कितने हो जाएंगे? दाता परमाणु बराबर कितने हो जाएंगे? 6। एग्जाम्पल सेम बनी A, उसमें तो था -3 और इसमें आएगा -4। नाम से स्पष्ट है। इससे वापस वही एथिलीन डाइमीन। अब उसमें T से उसके ऊपर था -3, तो ऐसा नीचे ट्राई, इसमें 4 है तो 4 के लिए दिखाया टेट्रा, डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। एसीटेटो बता दिया। सबसे पहले एथिलीन बनाना है, ये रहा एथिलीन CH2 डाइमीन है, ये रहा नाइट्रोजन वैलेंसी 2। अब इन पे हाइड्रोजन लगाओ फिर मिटाओ और उसके बाद लगाना है एसीटेटो। और एसीटेटो को बताया था क्या है CH3C++O नेगेटिव। तो प्रत्येक एक वैलेंसी पर आपको जोड़ना है CH3C++O नेगेटिव, CH3C++O नेगेटिव। ये हो गया इसका नेगेटिव हो गया षट्दंतु लिगैंड का एग्जांपल। अब इसमें तंतुता इसकी 6 है क्या? 4 तो नेगेटिव साइड हो गई, 1 2 3 4। अब इसमें 4 तो ऑक्सीजन हो गई 4 का परमाणु, 2 इसमें हो जाता परमाणु नाइट्रोजन। एक और इसके पास है और दूसरा है तो कुल मिला के तंतुता कितनी होगी 6। अब इसका यूज करने का यूज आएगा IUPAC नाम के थ्रू किया था कि आवेश का यूज ऑक्सीकरण अवस्था निकालने या लिगैंड हो। इसके बाद है
कुछ मुख्य प्रकार के लिगेंड और दिए गए हैं। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर तो लिगेंड होते हैं 6 प्रकार के, एक तंतु, द्वि, त्रि और चतु, पंच, षट। अब इसके बाद है कुछ मुख्य लिगेंड के प्रकार दिए गए और मुख्य के अंदर पहला है उभयदंती लिगेंड। उभय का मतलब दोनों या साथ। तो उभयदंतु लिगेंड की परिभाषा होगी कि ऐसे एक दंतु लिगेंड, दंतुता तो उसकी जितनी है क्योंकि दाता परमाणु ज्यादा होंगे लेकिन दंतुता जो है कितनी होनी चाहिए, एक। उभयदंती के अंदर परिभाषा होगी ऐसे एक दंतु लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ एक समय में एक ही जुड़ा हुआ हो। जैसे एक दंतु लिगेंड एग्जाम्पल है नाइट्रो, NO2। अब NO2 के अंदर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, या इनके ऊपर एक आवेश दिया नेगेटिव का। जैसे ये है धातु परमाणु, धातु परमाणु के साथ यदि नाइट्रोजन जुड़ता है लोन पेयर देकर, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा तो इसका नाम होगा नाइट्रो। और यदि इसमें ऑक्सीजन जो है इसके पास भी तो लोन पेयर है, इसको उल्टा करके जोड़ सकते हैं। जैसे धातु होगी, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, फिर नाइट्रोजन है, फिर इसका नाम बोलेंगे नाइट्राइट्रो। नाइट्राइट्रो ये नाइट्रो है, NO2 यानी नाइट्रोजन जुड़ेगा NO2 में से धातु परमाणु के साथ तो होगा नाइट्रो। यदि NO2 में से ऑक्सीजन जो है धातु परमाणु के साथ जुड़ेगा तो होगा नाइट्राइट्रो। यानी कि लिगेंड जो है नाइट्रो, इनमें से नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है ऑक्सीजन, लेकिन एक समय में या तो नाइट्रोजन जुड़ सकता है या कौन सा जुड़ सकता है, ऑक्सीजन। एक समय में एक जुड़ेगा, इसलिए इसमें आता है एक तंतु लिगेंड। तो एक तंतु लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु हो लेकिन एक समय में धातु परमाणु के साथ केवल एक ही दाता परमाणु जुड़ा हो, कौन से कहलाएंगे, उभयदंती लिगेंड। ये जैसे एग्जाम्पल हो गया, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे है साइनो का CN। अब इसके अंदर धातु परमाणु के साथ यदि कार्बन जो है यह जुड़े तो इसे बोलेंगे साइनो। और यदि धातु परमाणु के साथ कार्बन न जुड़कर नाइट्रोजन जुड़े जिसके पास लोन पेयर है, उल्टा हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोसाइड। तो एक समय में एक धातु परमाणु के साथ एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु जुड़े, लेकिन ऐसा लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो, कौन सा कहलाएगा, उभयदंती लिगेंड। दो एग्जांपल होंगे। इसके बाद दूसरा मुख्य के अंदर आता है एक कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड तो कीलेट लिगेंड के अंदर वे कीलेट लिगेंड में होंगे जो बहुतंतुता रखते हो। बहुतंतुता मतलब जिनमें दाता परमाणु जो है वो दो से अधिक हो, या तो दो हो या दो से दो या दो से अधिक दाता परमाणु जिनमें होंगे वो सारे आएंगे इसमें बहुतंतु में। तो दो या दो से अधिक दाता परमाणु होंगे वो किसमें आएंगे, बहुतंतु में। तो ऐसे बहुतंतु लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक वलयनुमा संरचना बनाते हैं, कौन से लिगेंड कहलाएंगे, कीलेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल दे रखा है कीलेट लिगेंड का, इसका एग्जांपल है CuEn का होल ट्वाइस पॉजिटिव 2। अब कॉपर जो है इसमें एक ही भाग दिया गया है पूरा का पूरा, बाहर कोई नहीं, बाहर है पूरा
उसका उपसहसंयोजक यौगिक है। अब उपसहसंयोजक यौगिक में ये होगी कॉपर धातु परमाणु। ये En जो है इसे आपने पहले लिखा नहीं, En है, En लिखेंगे हमने एथिलीन डाइएथाइल को। एक द्विधातु लिगैंड में आया था En एथिलीन डाइएथाइल। तो En कॉपर जो है इसके साथ En जो है बंध है। अब En इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। दोनों दो नाइट्रोजन है, धातुता दो है, एक लिगैंड, दो लिगैंड है और दोनों के पास दो दो उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो En की संरचना बनवाई ऐसे CH2 CH2 NH2 NH2 ये बन जाएगा। सेम CH2 NH2 इत्यादि। अब एक तो ये रहा एथिलीन डाइएमीन और ये रहा एथिलीन डाइएमीन। कॉपर के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने, उपसहसंयोजक बंध बनाकर एक वलयनुमा संरचना बनेगी। ये वलयनुमा संरचना बनेगी। तो ये जो लिगैंड है ये कौन से लिगैंड है? ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे।